नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि हेल्थ डे के तौर पर आज का दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य जिसको लेकर आपने कहावत जरूर ही सुनी होगी। पहले कहा जाता था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन अब इसको इम्प्रोवाइज कर दिया गया है और कहा जाता है कि सफलता के साथ साथ परिश्रम करने के साथ साथ स्वास्थ्य भी अब सफलता की कुंजी बन गई है। तो कैसे हम खुद का ध्यान रखें, कैसे हम खुद को बेहतर बनाएं, कैसे सुंदर दिखें, कैसे स्वस्थ रहें, इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कपूर। तो इनसे तमाम सवाल करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो बने रहिए आज के इस खास वीडियो में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आज जो स्वास्थ्य दिवस है, आजकल के युवा की भी मैं बात करूंगी, बुजुर्गों की भी, सबकी लाइफस्टाइल बेहद चेंज है। तो कैसे खुद का ध्यान रखें? देखिए मैम, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं हमेशा से एक मानसिक अवेयरनेस, मानसिक स्वास्थ्य को लेके लोगों को अवेयर करती हुई आई हूँ। जी। मैं ये चाहती हूँ जिस तरीके से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि ये जो पोर्शन है, लोग इतना ज़्यादा इसको छोड़ देते हैं कि अपने अगर सर दर्द है, पेट दर्द है, क्विक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन जब भी मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है कि हम कितनी भी परेशानी हो जाए, जो हमारा ट्रीटमेंट का लेवल होता है, पहले काउंसलिंग, फिर साइकोथेरेपी, फिर मेडिसिन। लेकिन पेशेंट उस सिम्टम्स को रेगुलर इग्नोर करता है जब वो स्टार्टिंग होती है उन प्रॉब्लम्स की। तो काउंसलिंग का सेशन तो बहुत दूर निकल जाता है, साइकोथेरेपी का भी बहुत काफ़ी दूर निकल जाता है, और लास्ट में आती है मेडिसिन। लोग उस टाइम पे खुद को अवेयर करते हैं जब उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगी कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जी, बिल्कुल। जैसा मैम अभी आपने बोला कि पेशेंट काफ़ी लेट हो जाते हैं तब आते, जब इनिशियल डेज़ेज़ उनकी काउंसलिंग से काम चल पाता है, तब वो नहीं आते। क्या आप बता सकती हैं कि रीज़न्स क्या होते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इंसान बिल्कुल अवेयर ही नहीं है मेंटल इलनेस को लेकर, वो पहचान ही नहीं पाता कि वो किसी मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा है, मेंटल इलनेस से गुज़र रहा है। देखिए मैम, मैं जितने साल से यहाँ काम कर रही हूँ, जी। मैं खुद देख रही हूँ कि लोगों में अपने लुक्स को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, जी। अपने करियर को लेकर भी इतने कॉन्शियस है हर इंसान कि मेरा बेटा आईआईटी में निकल जाए, मेरा बेटा नीट में निकल जाए, या ये बन जाए, या एडवोकेट बन जाए। लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा सा इरिटेशन होता है, जी। तो पेरेंट्स उसको लेके कॉन्शियस नहीं होते। अगर बच्चा कुछ देर के लिए म्यूट हो गया है, या वो बच्चा एक कमरे के अंदर बंद है, अगर उस बच्चे ने गुस्से में कभी ये कह दिया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो पेरेंट्स दो थप्पड़ लगाते हैं या डांट लगाते हैं। उस कॉज को रूट उस कॉज को फाइंड आउट ही नहीं करना चाहते कि ये वर्ड्स वो बच्चा क्यों बोल रहा है। तो मुझे लगता है जितना हम लोग लुक्स को लेकर के, या जितना हम लोग अपनी और चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हैं, उतना हम लोग अपने बच्चे के या अपने फैमिली के किसी भी पर्सन के बिहेवियर को लेके भी उतना कॉन्शियस रहना चाहिए। और स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स हैं, उन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? आपके पास तो कई पेशेंट्स आते होंगे, आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैम देखिए, मेरे पास जो पेशेंट आता है वो बहुत लेट आता है एक्चुअली, और कई बार पेशेंट तो सारे डॉक्टर्स के पास होके आता है, लास्ट में उसे काउंसलिंग का लगता है अब ये ज़रूरी है, अब ये मुझे कराना है। पर मैं आज आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, जब आप कहीं भी किसी को भी देखो कि ऐसे सिम्टम्स में वो आपको लग रहा है, दिख रहा है, तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए अवेयर करो। जैसे कोई पर्सन अगर ऐसा है कि आप बहुत बोलता था, एकदम म्यूट हो रहा है, उसने बोलना कम कर दिया है। कोई पर्सन अगर ऐसा है कि बहुत इरिटेट रहता है, रेगुलरली उसको विदाउट कॉज गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई पर्सन प्रॉपर उसकी नींद नहीं प्रॉपर हो रही है, रात को सो नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, या रूटीन जो उसका वर्क है वो डिस्टर्ब हो गया है। वो मान लो कोई जॉब में जाता है, अचानक से उसने छुट्टी लेना शुरू कर दिया, वो अपने रेगुलर की जो रूटीन है उसने नहाना धोना कम कर दिया है, अपने लुक्स को लेके अवेयर नहीं है, वो रिलेशनशिप पे बात नहीं करता, अपनी फैमिली से मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, या ऐसे कुछ सिम्टम जो बिगनिंग में होते हैं जहाँ पर हम लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है ऐसे ही कर रहा है, ऐसा मूड खराब होगा। लेकिन हमें उस समय उसके रूट कॉज पे जाना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट स्टेयर है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टार्टिंग की। सेकेंड लेयर में गुस्सा बढ़ जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, परिवार से दूर रहने लगता है, फैमिली के संग टाइम स्पेंड नहीं करता, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी रूटीन में, मान लीजिए उसको पढ़ाई करने वाला है, पढ़ाई छोड़ देता है, स्कूल में डिटेरेट हो जाता है, मार्क्स कम आने लग जाते हैं बच्चों के, या जो वर्किंग लोग हैं उनका वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये सेकंड स्टेयर है।
तो क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि हमने देखा है जैसा आपने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि पेरेंट्स इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, और खासकर हम देखते हैं कि हमारे भारत में दो थप्पड़ लगा के चुप करवाना बेटर समझते हैं। तो क्या जो इनिशियल डिसीज के सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से बेटर हो सकते हैं? डेफिनेटली मैम, अगर बिगनिंग है आपकी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो सिर्फ काउंसलिंग से ही उसको हम मैनेज कर लेते हैं। चाहे वो एंजाइटी हो, जी। स्टार्टिंग की जो एंजाइटी है उसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती ना साइकोथेरेपी की ना ही मेडिसिन की। जब लेकिन एक स्टेप जब हम बढ़ जाते हैं तो हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं कि हमको साइकोथेरेपी लेनी ज़रूरी हो जाती है। और थर्ड जो लेयर है उसमें मेडिसिन। तो क्या ये बाकी बीमारियों की तरह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है थर्ड स्टेज पर आने के बाद? डेफिनेटली मैम, अगर आपका थर्ड स्टेज आ गई है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो काफ़ी हद तक हमें मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों की ज़रूरत पैरेलल पड़ती है। क्या हमारा जो लाइफस्टाइल अब हो चुका है, जैसे कोई शेड्यूल नहीं रहता, हम जब मर्जी जब तब उठते हैं, जब मर्जी तब सोते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, खाने पीने का आप देख ही रही हैं कि कितना हम जंक फूड पर डिपेंड हो चुके हैं, क्या ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं मेंटल इलनेस पर? डेफिनेटली मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली में हमारा जो खान-पान है, ये आप भी देख रहे हो, हम जंक फूड पे डिपेंड हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉज़ है हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने का। और सेकंड थिंग, मोबाइल, जी। गैजेट डिपेंडेंसी या लैपटॉप डिपेंडेंसी हो, किसी को कोई भी गैजेट की डिपेंडेंसी हो, मोस्ट ऑफ हम लोग मोबाइल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर समय हमारे हाथ में रहता है। एक्चुअली मोबाइल का जो एडिक्शन है, वो भी एक तरह का डिज़ीज़ बन चुका है और ये बहुत बड़ा कॉज़ है हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए। तो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस किया जाए, क्योंकि पहले तो मोबाइल सिर्फ शौक हुआ करता था, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सिर्फ हम शौक के लिए लेते थे, लेकिन अब ये हमारी नेसेसिटी बन गया है, हमें ज़रूरत है इसकी। देखिए मैम, जहाँ तक ज़रूरत है, जी। वहाँ तक कोई भी चीज़ आपको पता है खराब नहीं होती। जी। और जब हम उस ज़रूरत को डिपेंडेंट का एक रूप दे देते हैं कि हम उसमें डिपेंड हो गए हैं, वहाँ से हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए हम कोई भी चीज़ अब तो पानी भी अगर आप पीते हो, एक्सेस अगर आप पानी पीते हो, वो भी नुकसान करता है। कोई भी चीज़ हम एक्सीड तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो डेफ़िनिटली नुकसान करता है। और रही बात यूज़ की, आपका अगर यूज़ है 9 टू 5, 9 टू 6, एटलीस्ट आप फैमिली के साथ तो उसको कम कर दीजिए। जब आप घर में जाएँ, मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें जब तक आपका काम ना हो। और अपने रूटीन को एक्सरसाइज़, योगा और वॉक, इन चीज़ों को ऐड कीजिए। हेल्दी फूड खाइए। एटलीस्ट कुछ तो चेंजेस हमारी लाइफ में आएँगे जब हम लोग अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करते हैं, अपना न्यूट्रिशियस का फूड लेते हैं। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, मोबाइल का कम यूज़ करते हैं। एक घर में पॉलिसी बनाइए कि घर आके मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। तो एटलीस्ट हम 3 घंटे तो उस मोबाइल से दूर रह सकते हैं ना, तो वो 3 घंटे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे जाएँगे। यानी कि हम छोटे-छोटे रूल्स क्रिएट करके उनको फॉलो करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल मैम, वो रूल्स हमने खुद बनाने होंगे, खुद घर में फॉलो भी करने होंगे। हमारे मैंने फिर से इंडिया का ही नाम लूँगी, क्योंकि हमारे इंडिया में मेंटल इलनेस कुछ नहीं होती है। अकेला अगर हम रह रहे हैं, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है हमारे पेरेंट्स के लिए या इंडियन पेरेंट्स के लिए। तो उन पेरेंट्स को क्या संदेश जाएगा आपका? मैम देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये सिर्फ़ कहना चाहूँगी, पहले तो हमें इस सोशल स्टिग्मा को दूर करना है। हम अगर परेशान हैं और किसी भी तरीके से हमको प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्या वो जो लोगों की वजह से आप डॉक्टर के खाने नहीं जा रहे हो, जब आप परेशान हो जाओगे, क्या वो आपकी हेल्प के लिए आएँगे उस समय? तब तो आपके बारे में वो और ज़्यादा बातें कर सकते हैं। तो आप उस स्टेज में डॉक्टर के पास जाइए, जिस स्टेज में लोगों को पता भी नहीं चलता और बहुत बिगिनिंग होती है उस स्टेज में। और मुझे लगता है हर इंसान अगर ये सोचे कि मेरी फैमिली में कोई अगर मेंटल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप मेडिसिन तक नहीं पहुँचना चाहते हैं, तो पहले काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट लीजिए। शारीरिक रोग से कितना ज़्यादा खतरनाक होता है मानसिक रोग? मैम, शारीरिक रूप में आपको जब प्रॉब्लम होती है तो सबको पता होता है कि इसको पेन हो रहा है, इसकी सर्जरी हुई है, इसको सर दर्द है, कुछ भी है, तो लोग आपके संग सिम्पैथाइज़ होते हैं, आपके संग बात करते हैं। लेकिन मेंटल इलनेस में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं आता। लोग हमसे वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, चाहे वो डाँटना हो, चाहे वो गुस्सा करना हो, चाहे वो अवॉइड करना हो, तो हम लोग और ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमारा ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में जब हम परेशान होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं आता कि ये दिक्कत में, सिर्फ हम फील करते हैं उस चीज़ को। तो हमें ही कोशिश करनी है कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं डॉक्टर से मिलूँ जाके।
एक कहावत मुझे याद आई, कहते हैं कि जो दर्द दिखते नहीं है वो चुभते बहुत हैं और दर्द बहुत देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस जो है, जो आपका स्वास्थ्य है और खराब है, खासकर मानसिक, तो वो आपको इस हद तक का दर्द दे सकता है कि आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही मैम, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका खराब है तो अगर आप आईएएस भी बन जाते हैं, आप किसी भी जगह पहुंच जाएंगे। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है, ना आप वहाँ फाइनेंशियल खुशी ले सकते हैं, ना साइकोलॉजिकल, ना अपनी फैमिली के साथ, हमेशा आप परेशान रहेंगे। परेशान है। मैम, जो जेनेटिक मेंटल इलनेस होती है, क्या उसका भी कोई तोड़ होता है? उसका भी इलाज है और उसको भी इम्प्रोवाइज करके नॉर्मल इंसान बनाया जा सकता है? मैम बिल्कुल, जेनेटिकली जो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग होती है, हम ऑटिज्म पे बात करते हैं, हम पीडीडी पे बात करते हैं, जिसको हम परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, या हम लोग हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, जो बच्चों को मेनली देखी गई है। तो हम उनके साथ भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक उनको हम ठीक कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आपकी जनता के सवाल, दर्शकों के सवाल बहुत होते हैं। हम मजाक में किसी को पागल कह देते तो कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन कोई अगर मेंटल बर्डन लेकर चल रहा है, चाहे वो पढ़ाई का है, करियर का है, अपने रिलेशन का है, फैमिली का है, उस दौरान उसको अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो उस पर बहुत असर डालते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शब्द भी, जो इंसान नॉर्मल है उसके शब्द भी दूसरे इंसान जो किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से जूझ रहा है उस पर बहुत असर डालते हैं, गलत असर। बिल्कुल मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कभी भी आप किसी पर्सन को थोड़ा-सा परेशान देखो, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट उससे कम्युनिकेट करिए, उससे बात कीजिए, एटलीस्ट वो अपने मन की बात आपसे कह सकता है, जितना भी वो कहना चाहे। अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो आप उसको एडवाइस करो, किसी प्रोफेशनल से जाके ज़रूर मिलो, एटलीस्ट आप कम्युनिकेट करो, कन्वर्सेशन करो, तो काफ़ी हद तक सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। मैम, आप बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो मैं चाहती हूँ किसी भी एक पेशेंट का, चाहे आप उनका नाम लीजिए चाहे ना, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे दर्शकों को समझाएं ताकि वो भी इस मेंटल इलनेस को सीरियसली ले सकें। मैम देखिए, मैं नाम तो मेरे को एथिकली किसी को लेने का मेरे को अधिकार नहीं है, मैं किसी पेशेंट का नाम नहीं लूँगी। लेकिन अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्चा आया था, 6th क्लास का बच्चा है, और वो बच्चा रेगुलरली करीब 2-3 महीने से फेंट हो रहा था, बेहोश हो रहा था। तो उसके कुछ डॉक्टर्स ने एपिलेप्सी की दवाइयाँ भी दी उसको, और लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हुआ। तो मेरे पास जब रेफ़र हुआ वो बच्चा, तो मेरे पास सिर्फ़ फेंट होने की एक प्रॉब्लम में आया था। तो जब मैंने उसको फाइंड आउट किया उसकी प्रॉब्लम को, तो कन्वर्जन निकल के आया। हिस्टेरिक पेशेंट्स होते हैं एक्चुअली में, जब स्ट्रेस बहुत ओवरलोड हो जाता है हमारे अंदर, तो वो फिज़िकली किस तरीके से बाहर निकलता है। तो वो बच्चा स्कूल में किसी टीचर की, मैथ्स की टीचर से बहुत डर गया था। उसके मार्क्स कम आए होंगे, तो शायद उसकी टीचर ने उसको बाहर आगे से बुला के थोड़ा डांटा होगा। तो हो सकता है वो बहुत बच्चा पैम्परिंग रहा होगा घर में, या बहुत मेलोडियस रहा होगा कि जो उससे कुछ पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं होंगे, तो उसकी मम्मी, उसकी जो टीचर थी, उन्हें डांटा होगा। तो बच्चा वो हिस्टेरिक हो गया, उसको एकदम से फेंट हो गया। घर आके उसने बोला मुझे स्कूल ही नहीं जाना, और वो जब भी स्कूल जाने की तैयार होता था वो फेंट हो जाता था। तो जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, विदिन 3 मंथ वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि उसको स्ट्रेस दिमाग में आ गया था, एक स्कूल का फोबिया बैठ गया था, और अब बिल्कुल ठीक है, स्कूल जा रहा है आराम से। पेरेंट्स को कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए कि वो उनका जो बेबी है वो आने वाले टाइम में इन सारे सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि बेशक मान लीजिए मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत पैम्परिंग करके अपनी पेरेंटिंग करेंगे, लेकिन आगे मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि मुझे इनसे अकेले लड़ना है, तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, देखिए सबसे पहले तो हमारी अगर साइकोलॉजिकल वेलबींग हमको अच्छी रखनी है ज़िंदगी भर, हमको बचपन से ही शुरू करना पड़ेगा इस सब चीज़ों का रूटीन। बच्चों को स्टार्टिंग से एक रूटीन में ढालिए, पूरे पंक्चुअल कीजिए, एक्सरसाइज, योगा या वॉक, या एक प्रॉपर रूटीन, कब पढ़ाई करनी है, कब आपको लंच मिलना है, कल आपको कब खाना खाना है रात का, कब नाश्ता करना है, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। और बच्चे की एक हॉबी को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे में स्पोर्ट्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के सामने वो बिहेव कभी मत कीजिए जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली गुस्सा करेंगे, अगर आप चिल्लाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली चिल्लाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आप वो बिहेव बिल्कुल नहीं करेंगे जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते। मोबाइल आप भी नहीं चलाएंगे तो शायद बच्चे मोबाइल खुद भी ना चलाएं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वॉर्न होने से पहले पेरेंट्स को वॉर्न होना बेहद जरूरी है। डेफिनेटली मैम, क्योंकि बच्चे रेगुलरली, आपको पता है मैम कि कॉपिंग बिहेवियर है उनका। जब भी बच्चा
8 साल से नीचे का होता है वो बच्चा हमेशा पेरेंट्स की बिहेवियर को, पेरेंट्स के रूटीन को फॉलो करने लग जाता है। तो कोशिश कीजिए, आप अगर बच्चे को सिखाना चाहते हो तो उसको वैसा फॉलोअर बन के दिखाइए कि हम वो बिहेव करें जो हमारा बच्चा उसको फॉलो करे। ये बच्चों की बात हो गई, थोड़ा युवाओं और बुजुर्गों पर भी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब बुजुर्ग एक अवस्था में आते हैं 50 साल और उससे ऊपर की, तब हम एक वर्ड उनके लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर उनका बिहेवियर हमको रूड लगता है, हमको पसंद नहीं आता कि ये तो सठिया गया है करके, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी बुजुर्गों में भी बहुत है और हर दूसरे बुजुर्ग में देखने के लिए मिलती है। तो मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि बुजुर्गों का ध्यान भी बिल्कुल वैसे रखना चाहिए जैसे हम एक बच्चे का रखते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस कहावत में, और किस तरीके से हमें बड़े बुजुर्गों के साथ पेश आना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए? मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे बच्चों का बिहेवियर होता है वैसे ही बड़े लोगों का भी, ओल्ड एज के लोगों का भी। ये बात से बहुत नाराज हूँ इस बात को लेकर कि अगर कोई पर्सन अपने बुजुर्गों से ये कहता है सठिया गए हैं, ये वर्ड यूज करना बहुत एम्बेरसिंग है। और खासकर उन लोगों के जो लोग आपके गाइड हैं, उन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जहाँ भी आप, अगर मैं कहीं स्टैंड करी तो मेरे पेरेंट्स उसके जिम्मेदार हैं, या अगर हम कहीं पर पहुँचे होते हैं तो हमको किसी ने, जिसने पहुँचाया उसके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से उन्होंने हमें बचपन में रखा है और हमें याद रहता है कि हमें उन्हें कितना पैम्पर किया है, कितना उन्होंने हमारी नीड्स को पूरा किया है, कितनी हमारी डिमांड्स को पूरा किया है। एटलीस्ट अब हमारा टाइम है कि हमने उनकी डिमांड्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और गलत वर्ड तो सोच, मतलब अपने मन में भी मत लेके आइए कि हम लेकिन ये 90% ये टर्म्स बन चुकी है बड़े बुजुर्गों के लिए, और आप देख सकते हैं कि जितने ओल्ड एज होम होते हैं वहां पर बुजुर्गों की क्या अवस्था रहती है। मैम अगर ये 90% आप कह रहे हैं बन चुके हैं तो ये हर किसी का फ्यूचर है। ये मान के चलेंगे जो लोग आज उन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली कल के दिन उनको ये वर्ड अपने लिए भी सुनने हैं। किस तरीके से युवा इस बीमारी से लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन सुसाइड का कारण बनता जा रहा है और ये केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। मैम वही चीज़ है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सुसाइड का कारण यही है। लेकिन जो वही मैंने आपसे पहले बात की थी, बिगनिंग, जो हमारी शुरुआत है, और जैसे हम लोग अभी बच्चों पे काम करें, मैं बहुत सारे स्कूल्स में जा रही हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, तो यहीं से शुरुआत करनी है एक्चुअली। होता क्या है कि अगर हम शुरुआत से बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप कर दें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर दें और बच्चों को नो सुनने की हैबिट भी डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने जो डिमांड करी वो पूरी हो गई, और अगर बच्चा नो सुनने की कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है तो आगे जाके उसको फेलियर को भी एक्सेप्ट करने की हैबिट आ जाती है, तो बच्चा सुसाइड के बारे में नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही उनको हैबिचुअल बनाना है हर सिचुएशन से खुद लड़ने के लिए। डेफिनेटली मैम, क्योंकि बच्चे को यस और नो दोनों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बच्चा सक्सीड को फील करता है वहाँ फेलियर को भी उसको समझाना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो कैसा फील होता है। तो अगर हमको ये अंदाज़ा रहता है तो हम सुसाइड वाली टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप ही नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमने देखा बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। युवाओं की तो बात बाद में आती है। मैंने देखा है 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दोबारा से साल रिपीट करें, अपना पूरा ईयर रिपीट करें वो, और इसलिए वो सुसाइड नहीं करते कि उनका 1 साल वेस्ट हो गया, इसलिए कि वो फेस कैसे करेंगे। मैम इसीलिए मैंने आपको बताया, बच्चों को बचपन से ही पेरेंट्स ने अपनी कहानियाँ सुनानी चाहिए कि हमने कितना फेस किया है। क्योंकि होता क्या है, हम बच्चों को इमेजिनेशन में छोड़ दे रहे हैं, हम बच्चों को गैजेट पे छोड़ दे रहे हैं। बच्चों यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, मस्ती, सिंचैन, मतलब वो इस तरह की चीज़ देख रहे हैं जहाँ से इमेजिनेशन है। बच्चों को रियलिटी का पता ही नहीं कि एक्चुअली रियलिटी में लाइफ है क्या। तो इसीलिए पेरेंट्स को कन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के साथ। जितना वो बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो उतना ज़्यादा बच्चे रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो करना चाहते हैं वो खुद के जीवन में नहीं कर पाते, तो अपने उस सपने को अपने बच्चों पर थोप देते हैं। बच्चा वो करना चाहे या नहीं वो बात की बात है, तो ये कहाँ तक सही है? मैम देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम थोपें, लेकिन हम बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं, बच्चे को हम पाथ दे सकते हैं, ट्रैक दे सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि बच्चे को अंदाज़ा नहीं आ रहा है, कई बार होता है ना बच्चे खुद ही कंफ्यूज होते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ बच्चे को आप ट्रैक दीजिए, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अगर बच्चा पॉजिटिवली उसको इम्प्रूव करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा रिजिड है, नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कभी भी उस बच्चे को उसमें फोर्स मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। एक और 2-4 सवाल के बाद फिर मैं एंड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है इसमें बीच में आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम स्कूल में चलाने चाहिए जिससे बचपन छोटे से बच्चों को और बड़े बच्चों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके बड़े लेवल पर। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट में इसमें ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्राइवेट तौर पर तो बहुत काम कर रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, लोग
मैं कहीं कोचिंग सेंटर में भी, आज ही मैं पीडब्ल्यू के प्रोग्राम में गई हुई थी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में। तो जितना हम लोग कर सकते हैं हम कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट अगर अपने स्टेप से काम करती है तो शायद वो बहुत लार्ज स्केल पे होगा। और मुझे लगता है जितना हमको फिजिकली वीक होने की से इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना मेंटल वीक होने से फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है उन्हें जरूर इस पे एक कदम उठानी चाहिए। बेसिक नीड्स बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वो शुरुआत से ही अपना ध्यान रखें ताकि उनको इस बीमारी का सामना ही ना करना पड़े। सबसे पहले तो अपनी अप्रोच को आपको बहुत पॉजिटिव करना है, रियलिस्टिक पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप चांद तारे तोड़ने की बात सोचें, आपकी अपनी एफिशिएंसी जितनी है आप उतना पॉजिटिव सोचिए कि मैं उतना कर सकता हूँ। और सेकंड थिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए हार्डवर्क और रेगुलरिटी, ये टर्म्स को अपने बिहेवियर में डाल दीजिए कि अगर मैंने कुछ सोचा है करने का तो मुझे हार्डवर्क करना है। अपने रूटीन में योगा, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक्सरसाइज, वॉक और एक पॉजिटिव रूटीन को डेली रूटीन में डालना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रूटीन का मतलब है अपने बच्चों को टाइम स्पेंड करना, अपने पेरेंट्स से बात करना, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से वापस आना, टाइम पे लंच लेना, टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना, खुद को पंक्चुअल करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पंक्चुअलिटी में बिलीव रखते हैं उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर्स का आविष्कार किया है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप सीधे तौर पे भगवान की बातें सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन जहाँ हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, शारीरिक रोग के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम मानसिक रोग से बचने से भी पीछे हटते हैं कि हम कैसे बात कर लें। अगर थोड़ी सी भी मेरी या किसी की भी मेंटल हेल्थनेस के बारे में सबको पता चल गया, इलनेस के बारे में पता चल गया, तो दुनिया मुझे पागल कहेगी। एक ये टर्म भी मैम बहुत बड़ी है और लोग इससे डरते हैं। डेफिनेटली मैम, लेकिन हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। हम पहले हमारे लिए हम हैं या दूसरे लोग हैं। अगर मुझे अपने बारे में सोचना है तो मुझे क्या करना चाहिए, खुद डिसाइड कीजिए कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए या सिर्फ लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जानकारी आपको मिली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वास्थ्य दिवस पर ये संदेश है प्रतिपक्ष संवाद का, डॉक्टर विनीता का, मेरा यानी कि भावना शुक्ला का, कि आप खुद का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे, चीज़ों का स्केड्यूलिंग करेंगे, अपना पंचुअल रहेंगे, जो जो बातें मैं आपने बताई हैं उन सबका पालन करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ।